एक अच्छी ज़िंदगी जीना क्या है? ये सवाल आज से चंद हज़ार साल पहले किसी शख्स ने पूछा था और इस सवाल का इतना गहरा असर उस ज़माने की सोसाइटी पर पड़ा था कि उसने उसको ऐसी राह की तरफ रवाना किया जहाँ से वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। पर ये शख्स था कौन? और इस सवाल का जवाब है क्या हमारे पास? मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि ये शख्स था कौन? कदीमी यूनान का ये शख्स अक्सर तौर पे प्लेटो का टीचर भी माना जाता है और कहा जाता है कि ये यूनानी फ़िलॉसफ़ी का बानी भी है और मग़रिबी दुनिया के सारे फ़लसफ़ों का इसको बानी का भी तस्वुर दिया जाता है। हालाँकि इसने ज़िंदगी में कभी अपनी कोई चीज़ दर्ज नहीं करी। इसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, इसने कोई भी चीज़ बज़ाहिर किसी किताब या किसी भी अनवान के थ्रू आगे नहीं पहुँचाई। इसने अपनी तालीमात सारी की सारी अपनी ज़ुबान के तहत दी हैं और इसके स्टूडेंट्स में से सबसे प्रोमिनेंट स्टूडेंट का नाम जिसका हम जानते हैं, उसका नाम है प्लेटो, सोक्रेटिस या सोक्रात। ऐसी शख्सियत है जो हमारी सोसाइटी में इतनी ज़्यादा जानी नहीं जाती, अलबत्ता कि इसके स्टूडेंट प्लेटो को एज़ एन अफ़लातून ऑलमोस्ट हम में से सभी जानते हैं, ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। सोक्रेटिस की फ़िलॉसफ़ी का जो सबसे अहम और सबसे दिलचस्प पहलू है, वो ये है कि उसने ये कहा कि दुनिया का कोई भी चीज़ आपके सामने आए, आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ के ऊपर आप सवाल करो। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने ही मुतमईन हो उस चीज़ से, आपका फ़र्ज़ बनता है आप उस चीज़ पे सवाल करो। भले ही वो चीज़ कितनी भी छोटी हो या बड़ी हो, या तो वो अंदरूनी हो या बहरूनी हो, सवाल करना इस पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको उन चीज़ों की असली शक्ल दिखाता है जिनकी आप समझते हैं कि आपको असली शक्ल पहले से मालूम है। सोक्रेटिस ने जिस चीज़ को बढ़ावा दिया था वो सवाल करने को, उसका एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू ये निकलता है कि इस फ़िलॉसफ़ी को उसी के नाम से जाना जाने लगा, सोक्रेटिक मेथड के नाम से। मैं आपको समझाता हूँ सोक्रेटिक मेथड अपने आप में है क्या? सोक्रेटिक मेथड फ़िलॉसफ़ी में एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप अपने ओपोनेंट्स के साथ डिसएग्री नहीं करते, बल्कि आप उसी के सवालात को दोबारा नई शक्ल देके उनसे पूछते हैं और आप इस अमल को इतनी दफ़ा दोहराते हैं कि सामने वाला जो चीज़ बेतुकी कर रहा है, वो अपने जाल में खुद ही उलझ जाए। जिसकी कुछ एग्ज़ाम्पलें मेरे पास हैं। एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से बहस करते हो जो कि आपसे ये बात बोले कि भाई फैशिज़्म अच्छी चीज़ है, जो कि ऑब्जेक्टिवली नहीं है, और आपको पता है आप उसको बोलोगे कि भाई फैशिज़्म ख़राब चीज़ है, तो वो आपसे बहस करेगा, उससे डिसएग्री नहीं करेगा। आपको वो गाली भी दे सकता है, आपको 10 चीज़ें कर सकता है और ये सही तरीका सामने वाले को कन्विंस करने का नहीं है। आप कभी भी उसको, जो बंदा ब्रेन वॉश होता है, जितना भी उससे सवाल कर लो, जितनी भी उसको दलीलें दे दो, वो कभी भी उस दलील को नहीं मानेगा क्योंकि वो इसने उस चीज़ को इतना ज़्यादा इंटरनलाइज़ कर लिया है कि कोई भी एक्सटर्नल ओपिनियन उसके लिए मैटर नहीं करता। इस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए उसका इंटरनल मोनोलॉग का होना ज़रूरी है और सोक्रेटिक मेथड आपको ये चीज़ करने की पावर देता है। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर उसने एक मुद्दा रखा कि डिक्टेटरशिप में आपके पास एक लीडर होता है और वो आपका भला चाहता है, तो आपको उससे सवाल ये करना होगा कि जैसे कि आपको क्या लगता है, वो लीडर इंसान है या कोई बैरूनी मखलूक? अगर इंसान है तो इंसान के कुछ पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू ये होता है कि इंसान की फितरत है गलती करने की। आपको अगर उसको ये बात समझा दी, तो वहाँ पे उसका डिक्टेटर फ्लॉड हो जाएगा और जब डिक्टेटर फ्लॉड हो जाएगा, तो उसका जो आइडिया है वो खुद ही क्रम्बल कर जाएगा, आपको उसके साथ आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहता है कि हाँ, मेरा डिक्टेटर गॉड है, तो फिर वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि सामने वाला बंदा एक डिल्यूज़नल है और उसको कन्विंस करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने पहले ही माइंड बनाया हुआ है कि जो सामने उनको रूल कर रहा है, वो पहले से खुदा है। इसकी एक गोल्डन एग्ज़ाम्पल नॉर्थ कोरिया मैं देना चाहता था, लेकिन मैं दे नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ अ इस चीज़ के थ्रू हुकूमत नहीं की जाती, वहाँ पे आयरन फिस्ट के साथ हुकूमत की जाती है। अलबत्ता एक बहुत महत्वपूर्ण अगर आपको मिसाल चाहिए तो आपको वो मिल जाएगी प्री वर्ल्ड वॉर 2 जापान की, जहाँ पे जो एम्परर था वो गॉड किंग एम्परर कहलाता था
और वैसे ही माना जाता था कि उसको खुदा ने वो एजाज़ प्रोवाइड किया है। सोक्रेटिक मेथड अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव टूल है अगर आपको ये सी चीज़ समझ में आ जाए कि ये काम कैसे करता है। इसका जो मेन मकसद होता है वो सामने वाले के पॉइंट को डिनाउंस करना नहीं होता, बल्कि उनके नुक्ता नज़र में उन ख़ामियों के ऊपर सवाल उठाना होता है एज़ अ क्यूरियस पर्सन, कि उसको ये लगे कि आप उसके आइडियोलॉजी में दिलचस्पी रखते हो और आप उससे वो सवाल करो जिसके पास उसके पास खुद जवाब ना हो, जिससे उसका जो इल्यूजन ऑफ परफेक्शन है वो ब्रेक होता है और वो उसको कन्विंस करने के लिए आपको दलाइल पेश करने नहीं पड़ते, वो दलाइल वो खुद अपने आप को पेश कर देता है जब आप उसकी रीज़नेबल सेंस को ट्रिगर करते हो। और ये सारी चीज़ें निकली थी सोक्रेटिक मेथड से, क्योंकि इसको सोक्रेटिक मेथड कहते हैं इसलिए क्योंकि सोक्रेटिस ने इसका इस्तेमाल एटलीस्ट अ जो चीज़ हमारे पास लिखी हुई है उस हिसाब से सोक्रेटिस ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया था, जब वो एथेंस की गलियों में जाके आम लोगों से सवालात करता था और उनके पॉइंट्स को सुनता था और उनसे सवाल करता था। इससे रिलेटेड एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। अब मुझे नहीं पता वो पर्सनली कितनी सच कहानी है, कितनी झूठ कहानी है, क्योंकि कई सारी ऐसी टेल्स लिखी जाती हैं हमारे कदीम फ़लसफ़ियों के बारे में जो कि बेसिकली दे आर मेक बिलीव, वो ऐसी बनाई हुई होती हैं। लेकिन वो काफ़ी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि उसके अंदर यही बताया गया है कि सोक्रेटिस जब जाता है और लोग कहते हैं कि तुम बहुत कुछ जानते हो, तो उसका हमेशा जवाब ये होता था कि मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि अगर वो ये मान लेता है कि वो कुछ जानता है, तो उसका जो पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल प्रेमिस है वही ब्रेक डाउन हो जाता। फिलो सोक्रेटिस का ये मानना था कि आपको जितना भी मालूम हो, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये माइंड में रखना है कि आपको कुछ नहीं मालूम। तभी आपके पास एक उन्वान बचेगा जिसमें आप सोक्रेटिक मेथड अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एक आर्गुमेंट ऐसे स्टार्ट किया जैसे कि आपको उस आर्गुमेंट के बारे में नॉलेज है और आप बीच में उस नॉलेज के अंदर सवालात कर रहे हो, तो आप या तो अपना पॉइंट वीक कर दोगे या फिर वो जो सवाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव सामने वाले को ट्रिगर करेंगे। अगर आपने अपना मुद्दा पहले पेश कर दिया तो सोक्रेटिक मेथड कभी काम नहीं करता। सोक्रेटिक मेथड को काम करने के लिए ये चीज़ सामने वाले को यकीन दिलाना ज़रूरी है कि आपको वाक़ई में किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, सिर्फ़ तभी आपके जो सवालात हैं उनको मुस्बत तरीके से लिया जाएगा, मनफ़ी तरीके से नहीं लिया जाएगा। इसकी गोल्डन एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप कई सारे लिबरल चैनल्स को पाकिस्तान में देखते हैं, वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं और मैं नहीं कह रहा कि वो इस तरीके से करते हैं या नहीं करते। दैट्स टोटली अप टू यू कि अगर आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर आप कर भी सकते हैं तो आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं है इस चीज़ को साबित करने के लिए कि उनको वाक़ई में कुछ पता है और ये कोई प्रोपेगेंडा है। और यही सबसे दिलचस्प बात है इस सोक्रेटिक मेथड की। और इसकी अगर आप गोल्डन एग्ज़ाम्पल चाहते हैं तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। अक्सर आप अगर पाकिस्तानी कुछ इंटेलेक्चुअल चैनल्स को देखते हैं तो वो कई तरीके से मज़हबों पे सवाल करते हैं इस तरीके से, इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए कि जैसे कि उनको उस चीज़ के बारे में नहीं पता और वो उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। और वो सवाल ऐसे होते हैं जिससे अगर कोई बहुत ही ज़्यादा मज़हबी इंसान होगा उसको लगेगा कि कुफ़रानत साइड पे बात जा रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस्लाम अगर कोई क्यूरियोसिटी में कोई सवाल करता है तो आप उसको कुछ कर नहीं सकते। तो इस हवाले से आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते, भले उसको मालूम हो या ना हो, क्योंकि दिलों का हाल आपको नहीं मालूम। इस पूरी चीज़ को जिसके अंदर सोक्रेटिस ने ये एक्सप्रेस किया है कि आपको इस फ़िलॉसफ़ी में बिलीव रखना है कि आप कुछ नहीं जानते। तो इसका ऊपर एक कोट भी है सोक्रेटिस का बड़ा मशहूर, उसमें ये है कि आई ओनली नो दैट आई नोज़ नथिंग। और ये अपने आप में एक पूरी की पूरी फ़िलॉसफ़ी है जिसका सोक्रेटिस के पॉइंट ऑफ व्यू में जो नाम का वो था, नाउ दाई सेल्फ, यानी कि खुद को जानो। 2 चीज़ें सोक्रेटिस के बारे में समझना जो बहुत ज़रूरी हैं, वो ये हैं कि सोक्रेटिस मानता था कि नेकी होती है, एक चीज़ का कॉन्सेप्ट, नेकी का कॉन्सेप्ट सोक्रेटिस के नज़र में था। लेकिन उसका मानना था कि जो सबसे बड़ी नेकी इंसान कर सकता है, वो नॉलेज को इकट्ठा करने की जद्दोजहद। अगर मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं नॉलेज इकट्ठा करता हूँ, तो ये मेरी एक जद्दोजहद है। और सोक्रेटिस की नज़र में इससे बड़ा नेकी का काम दुनिया में कोई नहीं था। और दूसरा ये कि सोक्रेटिस मानता था कि हर इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत होती है। अब वो अंदरूनी ताकत अपने आप में होती क्या है, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, सोल कह सकते हैं, रूह कह सकते हैं, आप उसकी कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। सोक्रेटिस का एक पॉइंट ये भी था
लेकिन अगर आप उसको रूह या किसी मेटाफिज़िकल सेंस में लेंगे, रिलीजियस मेटाफिज़िकल सेंस में लेंगे, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो इसी सेंस के अंदर ये बात लेता था। क्योंकि जिस टाइम पे सोक्रेटिस एग्ज़िस्ट करता था, उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी भी एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। तो जो ये कॉन्सेप्ट जो हमें मालूम है सोल का, उस टाइम पे वैसा कॉन्सेप्ट सोल का नहीं हुआ करता था, या रूह का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं हुआ करता था बिल्कुल भी। अनफॉर्च्युनेटली सोक्रेटिस की ज़िंदगी का एंड इतना अच्छा नहीं था। सोक्रेटिस जो कि बड़ा ही वोकल था डेमोक्रेसी के खिलाफ, क्योंकि सोक्रेटिस का मानना था कि डेमोक्रेसी सबसे करप्ट सिस्टम्स में से एक है। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ की जस्टिफिकेशन सोक्रेटिस ने ये दी थी कि अगर हमारे पास पानी का जहाज़ है जिसके अंदर 20 लोग सफ़र कर रहे हैं, और पानी का जहाज़ उसमें से एक बंदे को चलाना आता है और दूसरे बंदे को पानी का जहाज़ चलाना नहीं आता, लेकिन उसकी लोगों में मकबूलियत ज़्यादा है। और जब बारी आती है पानी के जहाज़ चलाने की, तो जो बंदा पानी का जहाज़ चलाता है वो बोलता है कि मुझे चूज़ करो तुम लोग कि मैं पानी का जहाज़ चलाऊँ। और जो बंदा मशहूर है वो कहता है कि भाई मुझे चूज़ करो क्योंकि मैं तुम सब में से सबसे नेक हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हूँ, और वो 10 बातें करता है। तो अब यहाँ पे सवाल उसने ये करा था कि लोगों को किसको पिक करना चाहिए? कि वो बंदा जो सबसे ज़्यादा लोगों को जानता है और वो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रेशर कर सकता है और अपने आप को सिलेक्ट करवाने के लिए, या वो बंदा जो वाक़ई में पानी का जहाज़ चलाना जानता है। सोक्रेटिस के हिसाब से रूल करना कोई राइट नहीं था, किसी का इख्तियार नहीं था रूल करना, बल्कि उसकी नज़र में हुकूमत करना, रूल करना, गवर्नमेंट को सँभालना एक स्किल थी, ऐसी स्किल जो कि मुस्तकिल उसके ऊपर काम करने से बेहतर होती है। एक सीज़न्ड पॉलिटिशियन हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, निस्बतन एक ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर के जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम अपने करिश्मा की बदौलत अवाम में मकबूलियत अख्तियार कर ले और सेलेक्ट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली उस दौरान एथेंस में डेमोक्रेटिक हुकूमत थी। उस टाइम में जो एथेंस में हुकूमत थी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के नाम से जानी जाती थी, जिसमें लोग खुद ये पॉलिसीज़ डिसाइड करते थे कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोक्रेटिस अपनी तालीमात रोडों पे घूमते हुए लोगों को बात करके देता था, तो इसके ऊपर भी एथेंस ने एक्शन लिया। एथेंस ने एक्शन लिया सवाल करते हुए कि लोग तय करेंगे कि सोक्रेटिस क्या एथेंस के यंग लोगों को या यूथ को करप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो बहुत ही बारीक मार्जिन से हार जाता है। 49-51 के रेशो से सोक्रेटिस वो वोटिंग हार जाता है, जो कि बड़ा ही आयरॉनिक ट्विस्ट ऑफ इवेंट था, क्योंकि सोक्रेटिस इतना ज़्यादा एंटी डेमोक्रेटिकली वोकल था, पर उसने अपनी जान भी उस प्रोसेस के थ्रू ही खोई जिसके वो खिलाफ इतना ज़्यादा वोकल था। उसको सज़ा मिली थी हेमलॉक की। हेमलॉक की सज़ा वो सज़ा थी उस दौर में जिसमें आपको एक ज़हर का प्याला दिया जाता है और आपको उसको पीना होता है। सोक्रेटिस के पास सारे के सारे इख्तियारात थे कि वो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने बोला नहीं। उसने अपनी सज़ा एक्सेप्ट करी और उसने हेमलॉक की सज़ा को ज़हर का प्याला पी के आगे बढ़ाया। सोक्रेटिस की मौत किसी भी इंटेलेक्चुअली क्यूरियस पर्सन के लिए उतनी ही दर्दनाक है जितनी किसी भी मजहबी इंसान के लिए उनके मजहबी फिगर के मौत की होती है। इसमें कोई मैं एग्जेजरेशन नहीं कर रहा। अगर आप देखें कि फ़िलॉसफ़ी पिछले 2000 साल में किस तरीके से बदली है और कितने ज़्यादा उसको रुख मिले हैं, तो आपको मेरा पॉइंट समझ में आएगा, और हमें ये भी नज़र आएगा कि आखिर में जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। सोक्रेटिस अपने आप में एक शख्स नहीं था खाली, वो अपने आप में एक सिंबल था इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस का और रीजनिंग का, ऐसी सोसाइटी में जो कि इमोशंस और रोमांटिसिज्म पे चला करती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशंस और रोमांटिसिज्म बुरी चीज़ है, लेकिन किसी एक का भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना बिल्कुल बुरी चीज़ है। और यही चीज़ आज की सोसाइटी में भी हम बहुत ही ज़्यादा तरीके से पलपते हुए देख रहे हैं। उसकी डेमोक्रेसी की क्रिटिक बिल्कुल जायज़ थी, और आई डोंट थिंक कि कोई भी शख्स आज से 2000 साल पहले उस लेवल के ऊपर
इसको कितने हद पे क्रिटिसाइज कर सकता। तो I would really like to encourage you guys to study Socrates on your own and to let me know basically what you guys have discovered or did you agree with Socrates' philosophy or not? आप उसकी फिलॉसफी के साथ एग्री करते हो या नहीं करते? और हाँ, अगले वीडियो में बिल्कुल हमारी दोबारा मुलाकात होती हो।